धोखाधड़ी सिस्टम का हिस्सा है। ब्रूक्स ली बोरान को जब बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता चला तो उन्हें यही बताया गया। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों। मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। यार, तुम्हें पता है क्या, मैं आज थोड़ा सा एक आलाप करने जा रहा हूं और फिर चार्ट पर जाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि क्या है, क्या व्यापार करना है, कहां व्यापार करना है और कहां से बाहर निकलना है, क्योंकि बिटकॉइन और एथीरियम एक बड़ी चाल चलने वाले हैं, ऊपर या नीचे। और हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि इनमें से किसी एक मूवमेंट का व्यापार कैसे किया जाए, और यदि आप उसमें व्यापार करने में रुचि रखते हैं तो आप bybit.davincej15.com या 2bit.davincej15.com पर जा सकते हैं। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, ये कहते हुए आप जानते हैं मैं आपको बता रहा हूं, सभी ETF मूल रूप से धोखाधड़ी हैं और मैंने इसे कई बार समझाया है, लेकिन मैं इसे फिर से समझाना चाहता हूं, है ना? यदि आप सोने और चांदी ETF के परिप्रेक्ष्य को पढ़ते हैं, ठीक है, ट्रस्ट कंपनी, दोनों कंपनियां अलग अलग हैं। एक वह कंपनी है जो ETF बनाती है और शेयर वगैरह उपलब्ध कराती है, और दूसरी वह कंपनी है जो कस्टोडियल करती है, वह कंपनी जो वास्तव में रखती है। ETF के बाद से भौतिक संपत्ति मूल रूप से हमारे स्टॉक को अनुमति दे रही है, जो किसी कंपनी या सेवानिवृत्ति निधि को उन संपत्तियों को खरीदने की अनुमति देती है, क्योंकि सेवानिवृत्ति निधि को वस्तुओं को खरीदने की अनुमति नहीं है। उन्हें अर्थव्यवस्था में कुछ परिसंपत्तियां खरीदने की अनुमति नहीं है, वे केवल स्टॉक खरीदने में ही सक्षम हैं। ETF के साथ एक बार निर्माण हो जाने पर वे अन्य संपत्तियां खरीद सकते हैं। अब मैं समझाना चाहता हूं कि ये सब धोखाधड़ी क्यों है, और फिर इसे संक्षिप्त तरीके से करना चाहता हूं। लेकिन मुझे आपको ब्रूक्स ली बॉर्न के बारे में एक कहानी बतानी है, जिन्होंने सरकार के उच्चतम स्तर पर काम किया था। उन्होंने प्लन्स प्रोटेक्शन टीम के साथ काम किया। उन्हें वास्तव में स्टॉक व्यापारियों वगैरह द्वारा बुलाया जाता था, लेकिन वास्तव में यह राष्ट्रपति का कार्य समूह था। जब उसे पता चला कि डेरिवेटिव धोखाधड़ीपूर्ण थे और उन्हें विनियमित करने की आवश्यकता थी, और जब उसने उन्हें यह बताया तो उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि धोखाधड़ी प्रणाली का हिस्सा है, और फिर उसने छोड़ दिया। बिल्कुल, है ना? तो यह इसका अधिक प्रमाण है, और फिर हम इस बारे में बात कर सकते हैं। आप जानते हैं, बर्नी मैडॉफ भी धोखाधड़ी कर रहा है। तो उस दृश्य के साथ, ठीक है, बिना सबूत के और भी बहुत कुछ है ना? मैं आपको और भी बहुत कुछ दिखा सकता हूं, लेकिन मैं उससे विषयांतर करूंगा। आइए ETF पर वापस जाएं। मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ETF, ठीक है, मूल रूप से एक धोखाधड़ी है, क्योंकि, ठीक है, वे वास्तव में बिटकॉइन नहीं रखेंगे या सोना नहीं रखेंगे, वे चांदी नहीं रखेंगे, वे अंतर्निहित नहीं रखेंगे संपत्ति। और ऐसा क्यों है? क्योंकि वे बहुत सारा पैसा छापते हैं, उन्हें जगह की जरूरत होती है इसे जाने के लिए उपकरना, और यह जितनी अधिक जगहों पर जाएगा, इसका मूल्य उतना ही अधिक होगा। और यदि यह किसी संपत्ति में जाता है तो आप जानते हैं, उस संपत्ति के मूल्य में वृद्धि नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यदि आप यह वादा करके खरीदते हैं, अरे, तुम्हें पता है क्या, मैं संपत्ति खरीदने के बदले तुम्हें डॉलर का भुगतान करूंगा, जो वास्तव में अमेरिकी डॉलर की बहुत मदद करता है, तो आप वास्तव में रखना चाहते हैं उन डॉलरों को वास्तविक भौतिक संपत्तियों में जाने से। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका डेरिवेटिव के साथ है। डेरिवेटिव मूल रूप से ऐसी संपत्तियां हैं जिनका मूल्य किसी अन्य चीज से भिन्न होता है, इसलिए वे अपना मूल्य बिटकॉइन या सोने या चांदी की कीमत से परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनके पास इसका समर्थन करने वाला कोई सोना या चांदी नहीं है। उनका केवल यह वादा है कि आपको कीमत के आधार पर डॉलर का भुगतान किया जाएगा, उस संपत्ति का। तो आप भाग नहीं ले रहे हैं, आप निर्माण नहीं कर रहे हैं, उस अंतर्निहित परिसंपत्ति के मूल्य में वृद्धि नहीं कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपको केवल डॉलर ही मिल रहे हैं। अब आप में से अधिकांश जो इस तथ्य से पूरी तरह से निराश हैं कि डॉलर वास्तविक मूल्य नहीं है, आप कहेंगे, ठीक है, मुझे परवाह नहीं है, मुझे अपना कर चुकाना होगा, उन डॉलरों से अपने बिलों का भुगतान करना होगा, इसलिए मुझे परवाह नहीं है।
ठीक है, यह सही है। हाँ, आप इसे उस अर्थ में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि आप धोखाधड़ी में भाग ले रहे हैं और एक बार जब यह सब खुल जाएगा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कोई भी आपको बिटकॉइन उस कीमत पर नहीं बेचने वाला है जिस कीमत पर वह जा रहा है, स्क्रीन पर अंकित करने के लिए, है ना? वे कहेंगे, ठीक है, तुम्हें पता है क्या? बिटकॉइन अब, आप जानते हैं, $100,000 या 200,000, जो भी संख्या हो, और फिर आपको डॉलर मिलते हैं। मान लीजिए कि आपको अपने ETF से डॉलर मिलते हैं, चाहे कुछ भी हो। जब आप वास्तविक बाजार में जाएंगे तो इसकी कीमत अलग होगी, है ना? क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा कि जब यह सब सुलझ जाएगा तो क्या होगा। तो उसके लिए तैयार रहें। ये पूरी बात है उन ETF पर पकड़ न रखने का, क्योंकि जब यह सुलझता है, जब वह आता है, सत्य आता है, जब वह आप पर प्रभाव डालता है, जब वह वहां होता है, तो बस इतना ही, यह खेल खत्म हो गया है। तो अब हम कुछ चार्ट विश्लेषण करने जा रहे हैं। हम बिटकॉइन चार्ट देखेंगे और देखेंगे कि हम क्या देख सकते हैं। बेशक आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन स्पष्ट रूप से आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन फिर मैं हमेशा बिटकॉइन को हेरफेर के रूप में देखता हूं, और हमने इस बारे में बात की। यदि आपने चंद्रमा शो देखा है तो ये एक हीरे का पैटर्न हो सकता है, और एक हीरे का पैटर्न मंदी का है, और हम 31,000 तक वापस आ सकते हैं, बहुत बहुत तेज। और फिर हम इथीरियम को देखते हैं, और यहां कोई तेजी के संकेत नहीं है। हम यहां रोजाना घूमने जाते हैं, यहां कुछ भी नहीं है। यार, आप हैं, हम डरावने क्षेत्रों में हैं, क्योंकि यह स्पष्ट रूप से एक मंदी की स्थिति है। एकमात्र सकारात्मक बात जो हम कह सकते हैं वह यह है कि हम EMI रिबन से ऊपर हैं। और क्या करती हो आप जब स्थिति ऐसी हो? तो आप क्या करते हैं? ठीक है, ये अस्पष्ट है। हमें एक ब्रेक लेकर चलना होगा। हमें मूल्य संरचना में बदलाव के साथ चलना होगा। और मैं कहूंगा कि अगर हम टूटते हैं तो मुझे पता है कि हम पहले ही ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बिंदु पर अगला ब्रेक $38,400 का स्तर, संभावित 48,000 का ब्रेकआउट है। मैं कहूंगा, मैं उससे आगे नहीं जाऊंगा। यदि आप इसे पकड़ कर रखेंगे तो यह ठीक है, आप व्यापार को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन मैं वास्तव में इस स्तर से परे सोचता हूं। मान लीजिए कि यह वास्तव में, ठीक है, थोड़ा तकनीकी मुद्दा है, लेकिन हे, हम इस पर वापस आ गए हैं। अब ऐसा लगता है कि हम टूटना चाहते हैं। हमने कई बार कोशिश की और असफल रहे, लेकिन यहां मामला यही है। लेकिन अगर हम अब तोड़ते हैं तो निश्चित रूप से निचले सिरे तक हम 36.7 क्षेत्र को तोड़ देते हैं। आप इससे दूर चल सकते हैं बिटकॉइन और इसे 31 तक छोटा करना शुरू करें। मैं 30 या $40,000 के स्तर से शुरू करूंगा, क्योंकि हाँ, यहाँ कुछ गंभीर ट्रैफिक है। और हम देख सकते हैं कि इस क्षेत्र में आप अल्पावधि में लाभ लेना चाहेंगे और इसे बहुत लंबे समय तक रोक कर नहीं रखना चाहेंगे। या यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने स्टॉप को बराबर करने के लिए आगे बढ़ाते हैं, है ना? और फिर प्रमेय पक्ष पर आसानी से 18 तक, मैं 1859 क्षेत्र कहूंगा। निचले बिंदु, यहां सबसे कम संभव बिंदु 1778 या ईश क्षेत्र की तरह है। तो आप यही लक्ष्य करेंगे। यदि हमने 1924 को तोड़ दिया है, 33 ISH क्षेत्र वह है जहां आपको 17 ISH क्षेत्र तक इस चीज को छोटा करना शुरू करना होगा। ठीक है, तो यह आपका व्यापार है। यदि आप लंबे व्यापार की तलाश में हैं, तो मैं कहूंगा कि ब्रेकआउट निश्चित रूप से शीर्ष स्तर पर होगा। दुर्भाग्य से यह 23 क्षेत्र के लक्ष्य के साथ 21 तक बहुत ऊपर है, लेकिन तब आप वास्तव में इसे पकड़ सकते थे, क्योंकि दोबारा जांच के बाद भी शायद अपने आप को थोड़ी सी जगह दें, और फिर यह चीज शायद और भी आगे बढ़ सकती है। अगर हम यहां टूटते हैं तो मुझे लगता है कि अगर हम टूटते हैं तो हम इथेरियम पर बहुत ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मुझे आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। मुझे आशा है कि आपने आज कुछ सीखा होगा। सुनिश्चित करें कि आपके पास अपने बिटकॉइन हैं। सुनिश्चित करें कि आप अपनी संपत्ति स्वयं रखें। जैसे यदि यह सोना चांदी है, तो सुनिश्चित करें कि आपके पास वास्तविक भौतिक सोना चांदी है। यदि आपके पास बिटकॉइन इथीरियम है,
तो सुनिश्चित करें कि यह वास्तविक बिटकॉइन और एथीरियम है जो आपके पास है। आप उन लोगों की तुलना में हमेशा लाभ में रहेंगे जो, हाँ, मैं अपने बैंक को ऐसा करने दूंगा, मैंने अपने बैंक को इसे अपने पास रखने दिया, किसी और को इसे पकड़ने दो, आपके पास होगा भारी लाभ, मैं इसे ले जाऊंगा।